Good evening, students. Today we will discuss concentration and the concentration terms. आज हम concentration और concentration terms को पढ़ेंगे। इससे 100% श्योर होता है एक ना एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में, जेई मेंस में एंड नीट में आना ही आना है। एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक एटलीस्ट आना ही आना है, श्योर है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। इसी वजह से कंसंट्रेशन को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute present in a given amount of solution। मतलब कंसंट्रेशन क्या बताता है? किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। और जो क्वेश्चन आना है वो कंसंट्रेशन टर्म से आना है। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? ऐसे टर्म्स जो ये चीज डिफाइन करें कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन की डिफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन टर्म्स की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द टर्म्स विच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब दोनों सेम है, तो डिफिनेशन में कुछ भी फर्क नहीं, आपको रटने की भी नहीं जरूरत, सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन है। कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? ये कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स, द टर्म्स विच डिफाइन, ठीक, द टर्म्स which defines the amount of solute present in a given amount of solution। क्या कह रहा है? ऐसे टर्म्स जो डिफाइन करे कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे 7 आपके सिलेबस में वो 7 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? मास परसेंटेज। तो आइए मास परसेंटेज पढ़ते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को लिख देगा, मास परसेंटेज। ऐसे भी लिख सकता है वेट परसेंटेज, क्लियर है? वो ऐसे भी कह सकता है मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। मतलब इन चारों केसेस में से कुछ भी यूज करे, आपको समझ जाना ये कॉन्सेप्ट किसकी बात हो रही है? मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अब ये डिफाइन क्या करता है? ये बताता है कि कितना बाय परसेंटेज कितना मास सॉल्यूट प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पहले इसका फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आने हैं इसके न्यूमेरिकल से बनते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल से पूछेगा, बोर्ड में डिफिनेशन भी पूछ सकता है, लेकिन डिफिनेशन जो होता है इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय मास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्लियर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। सो इसका फार्मूला क्या बनता है? वो फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फार्मूला होता है, सपोज कोई आपने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 जेड। ये क्या है? ये कंपोनेंट्स मिक्स करके, ये कंपोनेंट्स हैं जिनको मिक्स करके आपने क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाया है, क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं?
ए बी सी डी ऐसे ऐसे 26 कंपोनेंट्स आपने मिक्स करके एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। अब वो सपोज एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा है फाइंड मास परसेंटेज बताएं पी कंपोनेंट का। जो पी कंपोनेंट है उसका मास परसेंटेज बताइए। तो क्या करना है आपको, मास ऑफ पी, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछ रहा है उसका मास लेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब एम ए प्लस एम बी प्लस डॉट 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 एम जेड। क्लियर है? क्या कह रहा है, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, और क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है इस वजह से क्या करेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, उस कंपोनेंट जिस कंपोनेंट का पूछ रहा है उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। क्या करना है, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछ रहा है उस कंपोनेंट का मास न्यूमरेटर में अपॉन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 100, ये आप अप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब कोई चीज मार्केट से लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि कंपोजिशन, मतलब वो गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो उसी का एक केस एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज ऐसे लिखा हुआ है 2% यूरिया बाय मास, ऐसे लिखा आपको मिल जाएगा बहुत से जगहों पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये 2% कह रहा है ना, तो ये 2% मतलब, और ये 2 जो शो कर रहा है वो यूरिया के लिए शो कर रहा है। तो यहां से आप हिंट निकालेंगे 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब जिस सोल्यूशन पे ये चीज लिखा हुआ था, ये चीज, ठीक, जिस बॉटल पे, सपोज इस बॉटल, ये बॉटल है, इस पे ये चीज लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में, कंपोजिशन में। तो अगर 2% यूरिया बाय मास लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ इस बॉटल से यदि आप 100 ग्राम सोल्यूशन निकालेंगे, 100 ग्राम निकाल लेंगे तो 100% श्योर है उसमें कितना, 2 ग्राम आपका यूरिया प्रेजेंट होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ये चीज कह रहा है। क्लियर है? तो इसके मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम कितना ग्राम गिवन कंपोनेंट है, वही चीज बताता है मास परसेंटेज। इसी का डिक्टो कॉपी होता है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेकंड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी एज इट इज वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख देगा वॉल्यूम परसेंटेज या V बाई V परसेंटेज। क्लियर है? दोनों का मतलब सेम, और फार्मूला क्या बनेगा, सेम, जैसे यहां पे था वॉल्यूम परसेंटेज वैसे यहां पे बनेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ पी कंपोनेंट। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पी न्यूमरेटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, मतलब सारे कंपोनेंट के वॉल्यूम का सम देंगे, इनटू 100 कर देंगे। यहां पे VT मतलब VA प्लस VB प्लस VC, लाइक दिस यू हैव टू गो ऑन, अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालना होगा। क्या करना है, जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 100। क्लियर? इसके लिए एग्जांपल लेना है, लिख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, 2% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये आउट ऑफ 100 बताएगा, तो लिखेंगे हम लोग 2 ml ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ml सोल्यूशन का लेंगे तो उससे उसमें 2 ml ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ये चीज कंफर्म हो जाती है। क्लियर? ये आपका सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म्स था। थर्ड आइए, थर्ड क्या होता है,
मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा W अपॉन V परसेंटेज या M बाई V परसेंटेज। क्लियर है ना। तो इसका सेम फार्मूला वही डिक्टो कॉपी करनी है, जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ P कंपोनेंट। तो क्या करेंगे, मास, देखो मास न्यूमरेटर में है ना बच्चों, ध्यान देना, मास न्यूमरेटर कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है। मास न्यूमरेटर में इस वजह से मास ऑफ P कंपोनेंट न्यूमरेटर में लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सम ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो VA प्लस VB प्लस डॉट 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 प्लस VZ, सारे कंपोनेंट्स का वॉल्यूम का सम न्यूमरेटर में करें, डिनोमिनेटर में करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आ गया किसके लिए, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। क्लियर है ना बच्चों। अब यदि आपको अप्लाई करना हो फॉर एग्जांपल, तो आइए यहां पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, सपोज दे दिया, वो क्या कह रहा है, 3% ग्लूकोज, ऐसे वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिख दिया, 3% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट in 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब उस सोल्यूशन का, वो गिवन सोल्यूशन का 100 ml आप लेंगे, 100 ml, तो उसमें 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। ये कहना चाह रहा है, ये 3% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम। आपके ये 3 कंसेंट्रेशन है, टर्म्स है, पहला क्या, मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगला कंसेंट्रेशन टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। आइए फोर्थ वन देखते हैं। दिस इज योर फोर्थ कंसेंट्रेशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक्स जीटा के जरिए, ठीक। तो ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे, तो मैथमेटिकल फार्मूला से डिफिनेशन बना हुआ है, इजी है। तो हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, हर केस में पी का निकाल रहे हो, चलो पी का ही निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ पी कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, न्यूमरेटर में लिख दो, पी के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी इन न्यूमरेटर, अपॉन एनटी, एनटी मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के मोल्स का सम डिनोमिनेटर में लिख दो। ये क्या हुआ, ये मोल फ्रैक्शन बता देगा उस कंपोनेंट, क्या है मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में, अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के मोल्स का सम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो जो रिजल्टेंट देगा वो मोल फ्रैक्शन बता देगा। फॉर एग्जांपल सपोज, अच्छा इसी से डिफिनेशन बनाई गई है, अगर पूछ रहे डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन मोल फ्रैक्शन। सो ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of any component to the total number of moles of all components। क्या कह रहा है कि इट मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन को परिभाषित किया गया है कैसे, द रेशियो ऑफ, ये रेशियो ही तो है, इस टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, रेशियो लेना, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के मोल्स का सम। तो यहाँ पे क्या करना है, रेशियो है, रेशियो किसका है, जिस कंपोनेंट का निकालना नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट डिनोमिनेटर में। तो इससे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये आपके 4 कंसंट्रेशन टर्म्स अभी तक हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5वां कंसंट्रेशन टर्म्स। लाइन से हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, उससे क्लियरिटी आपको आ जाएगी, कोई डाउट रह नहीं जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, पहले इसका फार्मूला पढ़ेंगे फिर इसके डिफिनेशन पे आएंगे। मोलैरिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिफाइन करता है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। तो इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। क्या कह रहा है, 1 लीटर यदि सोल्यूशन लिया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे। इसी डिफिनेशन के बेसिस पे इसका फार्मूला बना। क्या फार्मूला है, फार्मूला हम लोग लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये n रिप्रेजेंट करता है हमेशा मोल्स को, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैपिटल V से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे इन लीटर, क्योंकि लीटर के रेस्पेक्ट में आंसर दिया जाता है हमेशा, तो इन लीटर। क्लियर, क्या कह रहा है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कह दिया 3 मोलैरिटी है H2SO4 का, 3 मोलर H2SO4 ले आओ। ये कह रहा है 3 मोलर H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या कह रहा है, 3 मोलर H2SO4 है कोई सोल्यूशन, तो इसके मतलब 3 मोल H2SO4 प्रेजेंट है यदि उस सोल्यूशन का 1 लीटर आप लेंगे। क्लियर, ये मोलैरिटी हो गया। 5th वन क्या है, सॉरी 6th वन क्या है, मोलैरिटी। उसके जस्ट बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्पेलिंग में डिफरेंस है, देखिए वहां R है, MOLAR, यहाँ पे L है। मोलैरिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, ये सेम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। क्या, इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मींस यहां पे आके डिफर कर जा रहा है आखिरी में। क्या कहता है, मोलैरिटी के केस में आपको प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन यूज करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट लेने पे डिफाइन किया गया है मोलैरिटी को, और मोलैरिटी को 1 लीटर सोल्यूशन। तो फार्मूला भी उसी से बनेगा। क्या बनेगा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m, यहाँ पे ऊपर सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि उसमें भी सेम इसमें भी सेम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट लेंगे, क्यों, क्योंकि वेट की बात हो रही है ना, kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे लेंगे क्योंकि सॉल्वेंट की बात हो रही है। इन किस में लेना है, kg में लेना है, तो kg में ले लेंगे। क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए दे दिया, अगर कह रहा है कोई 3 मोलल H2SO4, तो मोलल जो डिफाइन करता है वो किसके लिए, मोलैलिटी के लिए। यहाँ पे मोलर है, ये मोलर है, इसको मोलर बोलते हैं। 3 मोलर है H2SO4, इसको बोलते हैं 3 मोलल। ठीक, क्लियर है ना। तो 3 मोलर H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 moles of H2SO4 present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो भी हो वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, 1 kg सॉल्वेंट कर लेंगे तो उसमें 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होंगे। ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ना है हमें वो है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। इसका क्या फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल होता है कि कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या कह रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सॉल्यूट का और डिवाइड कर दो उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। क्लियर, उससे क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन भी सेम बनती है, क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। क्या कह रहा है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी चीज को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तो नई टर्मिनोलॉजी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो अगला जो चीज हमें समझना है वो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट को समझते हैं। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। जो देखो, आप एक चीज जानते हो, मोल निकालना जानते हो। ठीक, आप मोल निकालना जानते हो, क्या, कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोल का फार्मूला है। ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, उस सॉल्यूट का गिवन मास ले लेंगे और डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे तो हमें मोल पता लग जाएगा। इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो चीज समझना है। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। सर गिवन मास तो हमें समझ में आ रहा है, मोल में जैसे यूज करते थे वैसे ही है, लेकिन ये नया टर्मिनोलॉजी, मोलर मास भी हमें पता है, ये नया टर्मिनोलॉजी जो इक्विवेलेंट वेट आया है वो क्या है। ठीक, फिर ये आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी आ गई। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया आपका। अब हम लोग को देखना है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अभी ये क्या हम लोग देखें, ग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर है। अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो अगली टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है, ये कुछ और नहीं होता, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, मोलर मास, आप इस मोलर मास से तो वाकिफ ही हो, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या, अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर से। अरे सर आप क्या कर रहे हैं, पहले इक्विवेलेंट, सबसे पहला नया टर्मिनोलॉजी था ग्राम इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद नई टर्मिनोलॉजी लाया इक्विवेलेंट वेट।
फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए नई टर्मिनोलॉजी लाए वैलेंसी फैक्टर। अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे वैलेंसी फैक्टर क्या है, ठीक, क्योंकि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, और अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो तो यहाँ से पता लगे। तो इसका तो वैलेंसी फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो अगला चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है, वैलेंसी फैक्टर। इसको VF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। देखो एसिड के लिए दो सब्सटेंस तीन ही टाइप का होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। तो एसिड के लिए, फॉर एसिड के लिए क्या होता है, इट्स बेसिसिटी इज इट्स वैलेंसी फैक्टर। क्या कह रहा हूं, इट्स बेसिसिटी इज इट्स वैलेंसी फैक्टर। उसकी एसिड की बेसिसिटी जितनी होगी वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होगा। तो सर बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड कितना H+ आयन मैक्सिमम दे सकता है वही उसकी बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल H2SO4, यहां से मैक्सिमम कितना H+ आयन दिया जा सकता है 2, तो वैलेंसी फैक्टर यहां पे कितना हो गया 2। HCl यहां पे कितना मैक्सिमम दिया जा सकता है 1, यही H1 दिया जा सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा इसी तरह बेस के मामला क्या है, फॉर बेस इट्स एसिडिटी इज इट्स VF, उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख ले तो क्या होगा, सपोज दे रहा है क्या NaOH या MgOH का ट्वाइस, इसका क्या होगा, यहां से मैक्सिमम OH माइनस आयन कितना दिया जा सकता है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। फॉर साल्ट के लिए देखें, टोटल चार्ज आइदर ऑन कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज कितना परसेंट है कैटायन पे या एनायन पे। फॉर एग्जांपल के लिए MgCl2, तो यहां पे कैटायन एनायन में इसको आयनाइज करोगे तो Mg+2 आएगा प्लस 2Cl-, तो कैटायन या एनायन पे चार्ज देख लो, इस पे टोटल चार्ज कितना है +2, इस पे कितना है -2, तो किसी भी कैटायन पे या एनायन का एक चार्ज लिया जाएगा तो यहाँ पे ये लेंगे, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया 2, मतलब MgCl2 के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। तो जब आपको वैलेंसी फैक्टर मिल गया तो आप क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और फिर इक्विवेलेंट वेट जब आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास से इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देंगे। और ये क्यों बताया गया, इससे कोरिलेट करने के लिए कि ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालना हो तो जैसे मोल निकालते समय गिवन मास अपॉन मोलर मास करते थे, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालते समय गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलिटी के लिए इतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यदि इसमें कोई डाउट होगा तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे जरूर न्यूमेरिकल्स करा जाएगा, तो वहां पे सारी क्लियरिटी आ जाएगी, कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। आप हमारा लेक्चर 1 पढ़ सकते हैं, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर जो बनाया जाएगा वो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स।